हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का और आप सभी को पता है कि हम डिस्कस कर रहे हैं नरेशन या स्पीच पर, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपको केवल एक काम करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है, ध्यान से देखना है और अपनी पेन कॉपी लेके जरूर बैठे, ताकि आपको बार-बार देखने की ज़रूरत भी ना पड़े और एक बार में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं गारंटी देता हूँ आपके पूरे में से पूरे नंबर आएँगे, एक भी नहीं कटने दूँगा। ये मिशन है मेरा, किसी भी बच्चे के एक भी नंबर नहीं कटने दूँगा। और यूँ समझिए कि ये आपको कठिन लगने वाला टॉपिक है, इसका मैंने हलवा बना दिया, तो आप मज़े से खाइए। तो जैसा कि हमारा जो सफर था, वो हमने जनरल रूल्स बताए पहले, फिर असर्टिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव, आज हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस, जो आज्ञा सूचक यानी कमांड, ऑर्डर और रिक्वेस्ट को शो करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस से आदेश यानी ऑर्डर, निर्देश, डायरेक्शन या कमांड, प्रार्थना, अनुरोध यानी रिक्वेस्ट, सुझाव, सजेशन, सलाह, एडवाइस का बोध होता है, वो हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस की इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के रूल्स क्या हैं? किस प्रकार से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे, उसके जनरल रूल्स तो मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, उसे आप देख लें, नहीं देखे हैं तो। अब यहाँ जो है इंपेरेटिव सेंटेंसेस के कुछ विशेष यानी स्पेशल रूल्स हैं, उन पर हम फोकस करेंगे। पहला, रिपोर्टिंग वर्ब को टेल, आस्क, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, एडवाइस, वार्न यानी चेतावनी देना, इसमें हम बदलते हैं। जो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी है ना, से, सेज या सेड, तो उसको हम सिचुएशन के अनुसार इन शब्दों में बदल देंगे। और यदि आपको कुछ समझ नहीं आए ना किसमें बदलना है, तो आप आस्क का यूज करें। सबसे सिंपल फॉर्मेट यही है। कहीं भी यदि आपको डाउट हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप आस्क, आस्क और आस्क इसका यूज करें, तो आपका वो भी सेंटेंस करेक्ट होगा। इसलिए मैंने ये स्पेशल अंडरलाइन किया है। नेक्स्ट क्या है, डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो या न हो, तो सामान्यतः ऑब्जेक्ट रहता है। यदि नहीं है तो भी इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट अवश्य लगाना है, आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग। क्लियर है? तीसरा है प्लीज, काइंडली जैसे शब्दों को आप हटा दें। यदि सेंटेंस में प्लीज, काइंडली इन शब्दों का यूज हुआ है, तो उसको हटा दें। और नेक्स्ट है इन्वर्टेड कॉमास को टू में बदल दे। जो इन्वर्टेड कॉमास है, विशेष ध्यान रखिएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस में हम इन्वर्टेड कॉमास के बदले टू लगाते हैं। लेकिन यदि नेगेटिव सेंटेंस हो, हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस कैसा हो, नेगेटिव हो, तो डू नॉट का यूज होता है, या शॉर्ट में कहें डोंट का यूज होता है। तो इसको हटा करके आप नॉट टू का यूज करें। नॉट टू यदि नेगेटिव है तो। अगर यदि नेगेटिव नहीं है तो फिर आप टू का यूज करोगे इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, आप एक विशेष नोट है, नॉट टू के स्थान पे आप फॉरबिड, फॉरबिड्स या फॉरबिड का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये वर्ड अपने आप में नेगेटिव है, तो इसके साथ आपको नॉट का यूज नहीं करना है। अगर आप फॉरबिड, फॉरबिड्स, फॉरबिड का यूज करते हैं, तो ये शब्द अपने आप में नेगेटिव है, तो इसके साथ आप नॉट का यूज ना करें, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। द टीचर सेड टू रवि सिट डाउन। अध्यापक ने रवि से कहा बैठ जाओ। तो देखिए, आपको पता है इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जो वर्ब से शुरू होते हैं, है ना, डायरेक्टली वर्ब से शुरू होते हैं, और इनमें किसी प्रकार कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। सीधा सेंटेंस होता है सिट डाउन यानी बैठ जाओ। तो अब आप इसको देखिए कैसे कन्वर्ट करोगे, बहुत इजी है। आप लिखोगे द टीचर सेड टू रवि। अब आप देखिए इस तरह के सेंटेंस में क्या है, टीचर है, ऑर्डर दे रहा है, किसको, रवि को। तो आप लिख दोगे द टीचर सेड टू है, तो ऑर्डर्ड लिखोगे, फिर रवि, इन्वर्टेड कॉमा हटाओ, टू का यूज करो, बाकी वैसे के वैसे लिख दो सिट डाउन। देखिए कितना सिंपल है, बताइए इसमें कहाँ दिक्कत है? अरे बताओ ना यार, कहीं नंबर कटने की गुंजाइश है क्या? नहीं है ना।
तो फिर आप यूं ही क्यों घबरा रहे थे? बहुत आसान है। अच्छा, सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है, अध्यापक ने कहा बैठ जाओ रवि, यानी कि किसी व्यक्ति का नाम संबोधन के रूप में भी यूज किया जा सकता है। और ये मैंने पहले भी बताया है, जो असर्टिव सेंटेंस बताया तो इसमें बताया है यदि संबोधन के रूप में हो तो क्या करना है। तो जो संबोधन वाला वर्ड है वो यहाँ पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। अब इसको देखिए, द टीचर सेड सिट डाउन रवि, कॉमा लगा, फिर जो है रवि को संबोधित किया जा रहा है। तो जो संबोधित वाला वर्ड होता है ना, हम उसको रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। क्लियर है? द टीचर ऑर्डर्ड रवि टू सिट डाउन। क्लियर है? देखिए, केवल मैंने ये एग्जाम्पल यहाँ क्लियर करने के लिए यहाँ पे दिया है ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो ये रवि यहाँ भी हो सकता था, रवि कॉमा सिट डाउन, तब भी बात वही होती, द टीचर ऑर्डर्ड रवि टू सिट डाउन। क्लियर कॉन्सेप्ट? आगे बढ़े। करिश्मा ने कहा अपने खिलौनों से खेलो करीना। तो करीना को संबोधित किया जा रहा है, वही सिचुएशन अभी जो मैंने बताई। करिश्मा सेड प्ले विथ योर टॉयज करीना। बनाओ। तो करिश्मा आस्क और करीना को आप ऑब्जेक्ट बना दो, टू लगा के सेंटेंस वैसे वैसे लिख दो, प्ले विथ योर टॉयज। लेकिन ध्यान रखना योर है यहाँ, हमारे जो प्रोनाउन है वो तो वे पर्सन जो है वो तो चेंज होंगे रूल्स के अकॉर्डिंग, और ये जनरल रूल्स में मैंने बताया था। तो योर क्या है यहाँ पे, आपको पता है सेकंड पर्सन जो हमारा होता है यू, उसका ये पजेसिव एडजेक्टिव है। तो ये सेकंड पर्सन का अगर है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? करीना। करीना क्या है? किसी लड़की का नाम है। तो इसका सब्जेक्टिव केस होता है सी और पजेसिव केस क्या होता है? हर। तो यहाँ हो जाएगा टू प्ले विथ हर टॉयज। बताइए कहीं दिक्कत है क्या? कहीं नहीं है ना। अब मैंने कहा था कि अगर कुछ बात समझ में नहीं आए तो आप आस्क का यूज करो, तो आस्क का यूज हो जाएगा क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है सेड। तो करिश्मा ने कहा अपने खिलौनों से खेलो, ये ऑर्डर भी हो सकता है, एडवाइस भी हो सकती थी। तो आपको जहां कंफ्यूजन लगे आप सीधा आस्क का यूज करें। क्लियर? नेक्स्ट, ही सेड टू मी ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। उसने मुझसे कहा एक गिलास पानी लाओ। आप क्या बनाओगे? ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक है। उसने मुझसे कहा एक गिलास पानी लाओ, ऑर्डर दिया ना कि जा एक गिलास पानी लेके आ। तो ही सेड टू ऑर्डर्ड मी, इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हटाओ, टू लगाओ, बाकी सेंटेंस वैसे के वैसे लिख दो, इंपेरेटिव है। तो ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। क्लियर? अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, उसने मुझसे कहा कृपया मुझे एक गिलास पानी दे, तो ही सेड टू मी प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। ये क्या है भैया? प्लीज लग गया, यानी रिक्वेस्ट की जा रही है। और हमने कहा था यदि प्लीज या काइंडली वर्ड है हमारा डायरेक्ट स्पीच में तो इनडायरेक्ट में इनको हटा देते हैं, तो यहाँ तो हटा देंगे। तो बनाइए इसको, ही सेड टू यानी क्या, किस में कन्वर्ट करोगे? रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटाओ, टू लगाओ, प्लीज हटा दो। इसके बाद गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। लेकिन यहाँ ध्यान रखिए मी का यूज हुआ है, मी क्या है? हमारा फर्स्ट पर्सन है और ये आई जो है इसका ऑब्जेक्ट है। तो अब आप यहाँ पे आ जाओ, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या है? ही, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम ए ग्लास ऑफ वाटर। बताइए कोई समस्या नहीं है ना? नेक्स्ट, ही सेड कंसल्ट ए डॉक्टर। उसने कहा डॉक्टर की सलाह लो। तो एक तरह से एडवाइस भी हो सकती है, सजेशन भी हो सकता है कि उसको सुझाव दिया जा रहा है कि भैया डॉक्टर की सलाह लो, आपकी जो बीमारी है ये ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो आप इस तरह से, आप देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी नहीं है और हमने कहा था कि आपको ऑब्जेक्ट लेना है। तो ही सेड कंसल्ट ये डॉक्टर, किसको कहा जा रहा है? तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ही सजेस्टेड मी टू कंसल्ट ये डॉक्टर, इन्वर्टेड कॉमा हटाओ, टू लगा दिया, मी हमने ऑब्जेक्ट अपनी तरफ से लगा दिया। तो मुझे ही तो किया जा रहा है, यानी आपको ही तो किया जा रहा है। तो ही सजेस्टेड मी टू कंसल्ट ये डॉक्टर। सोनू ने कोमल से कहा दवाओं का नियमित रूप से सेवन करें।
सोनू सेड टू कोमल टेक मेडिसिन रेगुलरली। क्या करोगे? एडवाइस सलाह दी जा रही है सोनू, तो यहाँ पे आप लिख दोगे एडवाइस कोमल, ये हटाओ, इन्वर्टेड कॉमा टू लगा दो, टेक मेडिसिन रेगुलरली। बताओ कहाँ दिक्कत है? अब यदि इंपेरेटिव सेंटेंसेज हमारे नेगेटिव हो, अभी तक तो हम पॉजिटिव की बात कर रहे थे, तो नेगेटिव में जो है डू नॉट या डोंट का यूज होता है, आपको पता होगा। तो ही सेड टू हिज फ्रेंड डोंट स्मोक या डू नॉट स्मोक। उसने अपने मित्र से कहा धूम्रपान मत करो। क्लियर है? अब आप इसको बनाओ। तो एक तरह से सलाह दी जा रही है, तो ही एडवाइज हिज फ्रेंड, और हमने कहा था जब डोंट हो इसको हटा करके नॉट टू का प्रयोग करोगे, फिर बाकी वैसे के वैसे लिख दोगे। तो डू नॉट है या डोंट है, इसको हटा करके आप किसका यूज करो? नॉट टू का। इस तरह के सेंटेंस आप ऐसे भी बना सकते हो इनडायरेक्ट स्पीच में ही, और यहाँ पे जब नेगेटिव होता है तो आप फॉरवर्ड का भी यूज कर सकते हो। इसके बाद ऑब्जेक्ट हिज फ्रेंड, फिर टू स्मोक। तो मैंने पहले भी कहा था यदि आप फॉरवर्ड का यूज करते हो तो नॉट नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि ये वर्ड अपने आप में नेगेटिव है। तो ही फॉरवर्ड हिज फ्रेंड टू स्मोक, तो आप ऐसे भी बना सकते हो इनडायरेक्ट, और ऐसे भी बना सकते हो, दोनों ही सही है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे जो फॉरवर्ड है ये अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, तो इसके साथ नॉट नहीं लगाना, केवल टू लगाना है। क्लियर? He said to Mohit, "Don't pluck the flowers." उसने मोहित से कहा फूलों को मत तोड़ो। क्या है? ऑर्डर दिया जा रहा है, तो ही ऑर्डर्ड मोहित डू नॉट, डोंट है, नॉट टू लगा दो, नॉट टू पल्क दी फ्लावर्स। कितना आसान है यार। या वही आप यहाँ पे फॉरवर्ड का यूज भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ फिर नॉट नहीं लगाना है, ध्यान रखना। तो क्लियर है सेंटेंस? गुड। नेक्स्ट आइए, जब इम्पेरेटिव सेंटेंस हमारे एम्फेटिक हो, एम्फेटिक मतलब होता है प्रभावशाली, उनपे थोड़ा जोर दिया जाए तो उनको हम एम्फेटिक बोलते हैं, और इसमें जो हम डू का यूज करते हैं पहले। क्लियर? अभी पता चल जाएगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस के पहले डू का यूज सेंटेंस को एम्फेटिक यानी जोरदार बनाने के लिए किया जाता है, यानी उसमें वजन डाल दिया जाता है। तो डू का यूज हम करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में एम्फेटिक बनाने के लिए। तो इस प्रकार के सेंटेंस को जब इनडायरेक्ट में आप चेंज करोगे ना, तो डू को हटा दो, उसका कोई काम नहीं है यहाँ पे। जैसे राकेश सेड टू मी डू कम अगेन। राकेश ने मुझसे कहा फिर से अवश्य आइए। तो यहाँ जो डू का यूज है ना, ये अवश्य या जरूर उस सेंस में आता है, तो प्रभावी बनाया ना कि कम अगेन का मतलब क्या है? फिर से आइए या फिर से आओ। लेकिन आपने इसके आगे डू लगा दिया तो ज्यादा एम्फेटिक हो गया कि अवश्य, यानी उस पर वजन डाला, जरूर आप आइए। तो ये बात हो गई मतलब यहाँ पे। और आपको पता है हमारा एम्फेटिक जो सिंपल इंपेरेटिव सेंटेंस है वो वर्ब से शुरू होता है, लेकिन इसके आगे भी यहाँ डू का यूज किया गया है, तो ये हो गया हमारा एम्फेटिक। बनाओ, राकेश राकेश ने मुझसे कहा फिर से अवश्य आइए, तो एक तरह से रिक्वेस्ट है। तो राकेश रिक्वेस्टेड मी, डू को तो हटा दो क्योंकि हमारा नियम कह रहा है ये, क्योंकि एम्फेटिक है। और यहां से इन्वर्टेड कॉमा को हटाओगे, टू लगा दोगे, फिर कम अगेन वैसे की वैसे लिख दोगे। बता बेटा कहाँ दिक्कत नहीं है ना? गुड। अब यहाँ देखो, उसने सीमा से कहा अपना मत जरूर दो। एम्फेटिक है, जरूर का यूज हुआ है। तो सी सेड टू सीमा डू कास्ट योर वोट। देखिए, लोकतांत्रिक देश है हमारा और वोट देना सबका अधिकार है, तो उसने कहा, उसने सीमा से कहा अपना मत जरूर दो। हो सकता है कि जीतने वाला एक ही वोट से जीते भाई। बनाओ, सलाह दी जा रही है। सी एडवाइज सीमा, डू को तो हटा दो, इन्वर्टेड कॉमा लगा के टू लगाओ। कास्ट योर आया है, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन का क्या है हमारा? ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट कौन है? सीमा, किसी लड़की का नाम है। और सी, सी हो जाएगा इसका सब्जेक्ट, और सी का पजेसिव एडजेक्टिव होता है हर। क्या होगा?
हर, तो हर बोट। क्लियर है? अब एक चीज ध्यान रखिए, डू का यूज यदि मैन वर्ब के रूप में हो, अभी हमने देखा एम्फेटिक में हुआ, लेकिन यदि डू का यूज मैन वर्ब के रूप में हो तो डू को नहीं हटाते हैं, ध्यान रखना। केवल एम्फेटिक वर्ड में हम डू को हटाते हैं जब इनडायरेक्ट बनाते हैं, लेकिन यदि डू का यूज मैन वर्ब के रूप में हुआ हो, मुख्य क्रिया के रूप में, तो फिर आप डू को नहीं हटाते। समझिए, द टीचर सेड टू मी डू योर होमवर्क। द टीचर सेड टू मी डू योर होमवर्क। टीचर अध्यापक ने मुझसे कहा कि अपना गृह कार्य करो। तो देखिए, आपको पता होगा यह डू है, इसके बाद और कोई वर्ब तो नहीं है ना, तो फिर ये मैन वर्ब के रूप में यूज हुई है। क्लियर है? तो ऑर्डर हो गया, टीचर कह रहा है द टीचर ऑर्डर्ड मी, ये हटा दो, लिख दो यहाँ पे टू, और वैसे वैसे डू योर आया है, सेकंड पर्सन है, इसके अनुसार चेंज होगा मी। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई, और आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? माई। तो डू माई होमवर्क। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, यहाँ डू के बाद और कोई वर्ब नहीं है इसके जस्ट बाद, तो ये जो है मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। अब अगला सेंटेंस देखो, द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा टू कंप्लीट योर होमवर्क। तो यदि हमारा देखिए एम्पेटिक तो यही शुरू हो गया, कंप्लीट योर होमवर्क, अपना गृह कार्य पूरा करो। तो कंप्लीट के आगे भी डू लग गया, कंप्लीट तो अपने आप में वर्ब थी यहाँ पे मेन वर्ब, लेकिन उसके आगे भी डू लग गया, तो ये डू है ना, या एम्फेटिक बना रहा है। डू कंप्लीट योर होमवर्क, यानी अपना गृह कार्य जरूर करो या अवश्य करो। तो ये हो गया, द टीचर ऑर्डर मी, डू को हटा दो क्योंकि एम्फेटिक है, टू लगाओ, कंप्लीट योर है, इसके अनुसार चेंज होगा तो माई हो जाएगा, जैसे ऊपर बताया, होमवर्क। तो ये कंफ्यूजन रहता है, बहुत से बच्चे कहते हैं सर कैसे पता चलेगा डू का यूज मैन वर्ब के रूप में हुआ या एम्फेटिक के रूप में यूज हुआ। तो एम्फेटिक के रूप में यदि यूज होता है तो उसके बाद भी वर्ब होगी, जो हमारा मेन सेंटेंस होगा, लेकिन यदि मैन वर्ब के रूप में यूज हुआ है तो इसके बाद वर्ब नहीं होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? तो यहाँ डू के बाद वर्ब नहीं है, जबकि यहाँ डू के बाद कंप्लीट भी क्या है? वर्ब है, कंप्लीट योर होमवर्क। यदि हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस में टैग क्वेश्चन भी दिया हुआ हो तब क्या करोगे? जैसे ही सेड टू मी ओपन दी विंडो, विल यू। ये विल यू क्या है? टैग क्वेश्चन है जो दिया हुआ है इसमें। तो आप क्या करोगे? इस टैग क्वेश्चन को तो भूल जाइए, दिया है तो कोई बात नहीं, दे देने दीजिए, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि इसका कोई महत्व ही नहीं है यहाँ पे, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। बाकी सेंटेंस आप अपने हिसाब से बनाइए मजे से। तो सी आस्क मी, इसको हटाओ, टू लगाओ, ओपन दी विंडो। तो मैंने कहा था यदि आपको कुछ समझ नहीं आए कि हम क्या लगाए ऑर्डर रिक्वेस्ट, तो आप आस्क का यूज कीजिए, सबसे सिंपल तरीका यही है। तो समझ में आपको बात आ गई होगी, सिचुएशन आपको समझ में आ गई होगी, बहुत सिंपल ये सेंटेंस है, इनमें तो कोई टेंस भी बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि इनमें केवल एक वर्ब होती है और उसके बाद कुछ वर्ड जुड़े होते हैं, यही होता है ना, बहुत आसान है। तो अब हमारा हो गया असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव सेंटेंस भी हो गया। अब ये ध्यान रखिए, मैंने इसमें एक और जोड़ा है कि अगला वीडियो भी इंपेरेटिव सेंटेंस पे ही होगा, लेकिन वो लेट वाले जो वर्ड, जो लेट से शुरू होने वाले वर्ड होते हैं उनका होगा, बहुत स्पेशल है, घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं हूं ना आपकी समस्या का समाधान करने के लिए।